राधिका, तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हो? नई नवेली बहू ने तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया क्या? वो क्या है ना, देखो तो भला इस समय कौन इस तरह पार्क में बैठता है। इस समय तो घर में 10 काम होते हैं। अभी तो यहाँ तुम्हारी कोई सहेली भी नहीं आई है जिसके साथ बैठकर तुम गप्पे लड़ा सको। रेखा जी ने हंसते हुए कहा। वो अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही थीं कि तभी उनकी नज़र राधिका जी और मनोहर जी पर पड़ी। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो रेखा। मेरी बहू पूर्णिमा ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने तो हम दोनों को जानबूझकर यहाँ भेजा है ताकि हम थोड़ी देर धूप में बैठ सकें। धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सुबह का सारा काम तो बहू खुद ही अकेले ही संभाल लेती है। मुझे तो वह कोई भी काम करने ही नहीं देती। मेरी बहू पूर्णिमा कहती है कि मम्मी जी, आपने सारी उम्र बहुत काम कर लिया, अब आप सिर्फ आराम कीजिए और खुद का ख्याल रखिए। काम की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो कहती है, मम्मी पापा, यह जो आपकी जगह जगह जोड़ों में दर्द होता है वह विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसीलिए आप सुबह की धूप में 1-1.5 घंटा बैठ जाया करो। आपको अच्छा लगेगा। और हम लोग अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और मेरी मनपसंद किताबें भी तो हमारे साथ में हैं। रेखा जी, जो किताबें मैं आज तक काम के चक्कर में कभी तसल्ली से पढ़ नहीं पाई थी, पर अब बहू के आने के बाद उसने मेरे सपनों को समझा और वो बोली, मम्मी जी, आप पार्क में धूप में बैठ जाया करो और किताबें भी पढ़ लिया करो। अब हमारे फ्लैट में बालकनी में सुबह के वक्त धूप जो नहीं आती। यह सुनकर रेखा जी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उनकी बहू ने उन्हें सुबह उठते से ही काम पर लगा दिया था। और एक राधिका है जो मज़े से बगीचे में बैठकर धूप सेंक रही हैं। राधिका जी से ऐसी बातें सुनकर रेखा जी मुंह बनाकर चली गईं वहाँ से, और मन ही मन सोचने लगीं कि काश मेरी भी बहू ऐसी ही होती। राधिका जी ने अभी 2 महीने पहले अपने बेटे राजवीर की शादी पूर्णिमा से की थी। पूर्णिमा पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार लड़की है। वह अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती है। पूर्णिमा की शुरू से ही एक नियमित दिनचर्या रही है, इसलिए उसे खाने पीने घूमने से लेकर हर काम में अनुशासन बहुत पसंद है। वह खुद भी सुबह उठकर घूमने जाया करती थी। इस वक्त राधिका जी पूजा करती थीं, इसीलिए पूर्णिमा के जोर देने पर उन्होंने हामी भरी थी, पर वह बहुत जल्दी नहीं मानी थी। कभी दूध वाला आएगा, कभी प्रेस वाला, कभी फल वाला, तो कभी सफाई वाला आएगा, तो इन सब से काम को कौन कराएगा। लेकिन पूर्णिमा ने भी कहा कि मम्मी मम्मी जी, अब यह सब जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जिस तरह मैं 1 घंटा अपने आप को देती हूँ, आप भी उसी तरह थोड़ा समय अपने शरीर को दिया कीजिए। ये काम तो उम्र भर चलते ही रहेंगे। पहले तो राधिका जी को यह सब समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे उन्होंने इस अच्छी आदत को अपना लिया। राधिका जी की ज़िंदगी पहले ऐसी नहीं थी जैसी ज़िंदगी वह आज जी रही हैं। राधिका जी 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए वह खुद का आराम और सेहत को तो भूल ही गई थीं। जब से वह शादी होकर इस घर में आई थीं, तन मन से इस घर को समर्पित हो गई थीं। सुबह से लेकर रात तक बस घर की जिम्मेदारी उनको ही निभानी थी। अपने लिए तो कभी कुछ सोचा ही नहीं था उन्होंने। सबके खाने के बाद जो खाना बचा उसे ही खा लिया। नींद का भी पता नहीं था, और अपने पहनने कर पर भी कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो साड़ी शादी ब्याह में आ गई वही पहनकर काम चला लिया। हर हाउसवाइफ यही करती है, अपने आप को भूल जाती है और सब कुछ अपने परिवार को सौंप देती है।
लेकिन जब से पूर्णिमा आई है 2 महीने में उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। आजकल की बहुओं के नखरे देखकर तो वो घबरा रही थीं कि ना जाने किस तरह की बहू आएगी मेरे घर। पता नहीं वह मुझे समझेगी भी या नहीं। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां वैसे भी सास ससुर की परवाह कहाँ करती हैं। उन्हें तो बस अपने आप से ही मतलब होता है, अपने आप पर ही ज़्यादा ध्यान देती हैं। जब पूर्णिमा दुल्हन बनकर आई थी तो राधिका जी थोड़ी सी सहमी हुई थीं, क्योंकि उसे पूर्णिमा के साथ ही रहना था। पर वह यह सोचकर भी घबरा रही थीं कि उनकी और उनके पति मनोहर जी की आदतों की वजह से कहीं बहू नाराज़ ना हो जाए और हमारा अपमान न करे। मनोहर जी को बार बार चाय पीने का बहुत शौक था और राधिका जी को घर के बने पकवान पसंद थे। वह झट से कोई भी मिठाई या नमकीन घर पर ही बना देती थीं। आजकल की बहू को यह सब फालतू काम लगता है। राधिका जी का भी वही हाल ना हो जाए जो उनकी बड़ी बहन कावेरी जी का हुआ था। वह भी बड़े चाव से बहू लाई थीं। बहू के आने से वह भी बहुत खुश थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी खुशियाँ दुख में बदल गईं। उनकी बहू ने आते ही कुछ महीनों बाद ही झगड़ना शुरू कर दिया था। घर की हर चीज़ पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था। और तो और कावेरी जी और उनके पति के खाने पीने में कटौती करने लगी थी। चाय भी मांग लेते थे तो चाय भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। कुछ और महीने बाद उनका घर से बाहर आना जाना ही बंद करवा दिया और वह लोग धीरे धीरे इस तरह से बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लगे थे। बहू को उन दोनों की बीमारी के इलाज पर भी पैसे खर्च करना पसंद नहीं था। बेटे ने अपनी पत्नी को समझाना चाहा तो उसे भी दहेज के लालच में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। बेटे की गृहस्थी बनी रहे, उनकी गृहस्थी ना उजड़े, इसलिए दोनों चुपचाप सारी दिक्कतें सहते रहते थे। जब कावेरी जी अपनी छोटी बहन राधिका को सब कुछ बताती थीं तो उनका दिल भी दहल जाता था। ये सारी बातें सुनकर वो भी बहू के नाम से ही डरने लगी थीं। कावेरी जी उन्हें अपने घर की हर छोटी बड़ी बात बताया करती थीं और आखिर 2 साल बाद ही दोनों सास ससुर को उनकी बहू ने वृद्धाश्रम पहुंचा दिया था। यह सुनकर राधिका जी के रोएं खड़े हो गए थे, पर वो कर भी क्या सकती थीं। राजवीर और पूर्णिमा जब हनीमून से लौटे थे तो पूर्णिमा ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। किसी को भी वो कोई शिकायत का मौका नहीं दे रही थी। वह रसोई में भी अच्छे से सब काम कर रही थी। एक दिन मनोहर जी ने दोबारा चाय बनाने को कहा तो पूर्णिमा ने साफ साफ कह दिया, पापा जी अब आपको दोबारा चाय नहीं मिलेगी। बार बार चाय पीना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए अब आपको यह चाय छोड़नी पड़ेगी। यह सुनते ही मनोहर जी और राधिका जी का चेहरा फीका पड़ गया था और उन्हें अपनी बड़ी बहन कावेरी जी का चेहरा नज़र आने लगा था। तभी पूर्णिमा अपनी बात को पूरा करते हुए आगे बोली, पापा जी आपको पहले से ही हाई बीपी और डायबिटीज़ है, तो बहुत ज़्यादा चाय आपको नुकसान करेगी। इसीलिए पापा जी आप कोशिश करें कि चाय की जगह हर्बल टी और ग्रीन टी पिया कीजिए। शुरू में आपको इनका स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, पर धीरे धीरे यही चाय आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। आपकी चाय की लत भी छूट जाएगी और आपकी सेहत में सुधार भी होगा। मैं खुद आपको कल से यह चाय बनाकर पिलाऊंगी। पूर्णिमा के मुंह से यह सुनकर दोनों को ही बहुत अच्छा लगा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं बहू उनके खाने पीने पर रोक तो नहीं लगा रही। अगले दिन पूर्णिमा ने उनको सुबह की चाय बनाकर दे दी और दोबारा मांगने पर अदरक नींबू वाली ग्रीन टी बनाकर पिलाई। वो ग्रीन टी उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। धीरे धीरे उनकी चाय पीने की आदत ही छूट गई।
मनोहर जी का अब बीपी और डायबिटीज़ भी ठीक रहने लगा था। सेहत में भी बहुत ही अच्छा सुधार हो रहा था। एक दिन मनोहर जी ने राधिका जी से कहा, देख लिया आपने, सभी बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं। हमारी बहू तो बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर हमारा ख्याल रखती है। उसे हमारे आराम की भी चिंता है और सेहत की भी चिंता है। मनोहर जी और राधिका जी दोनों इस बात से हंस पड़े। राधिका जी बोली, हाँ जी, यह बात तो आपने एकदम ठीक कही, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा ही गई थी। मुझे तो रह रहकर दीदी की शक्ल याद आ रही थी। उनकी बहू ने उनके साथ कितना बुरा किया था, उन्हें वृद्धाश्रम ही पहुंचा दिया था। मनोहर जी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, इसीलिए उनका ज़्यादा समय अब एक दूसरे के साथ ही बीतता था। अगले दिन जब मनोहर जी और राधिका जी सुबह सोकर उठे तो पूर्णिमा ने बड़े प्यार से कहा, मम्मी जी, पापा जी, आज हम सब कुल देवी के दर्शन के लिए चल रहे हैं। वहीं पर ब्राह्मणों को भोज भी करवा देंगे। तभी राधिका जी ने अपने मन में सोचा, अरे हाँ, आज तो मेरी सास की पुण्यतिथि है। तुमको कैसे पता है बहू? राधिका जी ने पूछा। वह मम्मी जी, जब मैं शादी होकर आई थी तब हम बहुत सी बातें किया करते थे, आपको याद है ना? तो एक बार आपने ही बताया था कि दादी जी की पुण्यतिथि आने वाली है, तो मैंने उस डेट को मोबाइल में नोट कर लिया था। अपनी पढ़ी लिखी बहू की धर्म और परिवार में इतनी आस्था देखकर राधिका जी को बहुत ही खुशी हुई, वरना आजकल की लड़कियां यह सब कहाँ मानती हैं। एक दिन राधिका जी मठरी बना रही थीं तो पूर्णिमा ने कहा, मम्मी जी, आप इसमें कितना तेल लगा रही हैं? वह बहू, तेरे सास जी को वह घर की मठरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए बना रही हूँ। यह कहकर राधिका जी चुप हो गईं। मम्मी जी, आप यह मठरी एयर फ्रायर में क्यों नहीं बनाती हो? मैं आपको सिखा दूँगी एयर फ्रायर में मठरी कैसे बनाते हैं। और हाँ मम्मी जी, इस बार जो पापा जी के टेस्ट कराए थे ना, उसमें इस बार हाई कोलेस्ट्रॉल भी आया है, इसलिए अब हमें मिलकर पापा जी का ध्यान रखना होगा। पापा जी के खाने का शौक़ भी पूरा हो जाए और उनकी सेहत भी बनी रहे। लेकिन बहू, जो स्वाद तले हुए खाने में आता है वह इसमें कहाँ आएगा भला? हाँ मम्मी जी, थोड़ा अंतर तो होगा, पर सेहत के लिए अच्छा होगा। जैसे पापा जी की चाय की आदत छूटकर ग्रीन टी की आदत लग गई है, उसी तरह से पापा जी इस आदत को भी बहुत ही जल्द अपना लेंगे। राधिका जी को बहू की बात बहुत पसंद आई और वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद बोल रही थीं ऐसी बहू देने के लिए। उन्होंने वैसा ही किया जैसा बहू ने बताया था। मनोहर जी के 3 बच्चों में राजवीर सबसे छोटा बेटा था। दोनों बड़े बेटे विदेश में रहते थे, जो 3-4 सालों में एक ही बार भारत आते थे और खर्च का एक भी रुपया नहीं देते थे, ना ही अपने माता पिता को साथ ले जाते थे। उनको पढ़ाने लिखाने और विदेश भेजने में मनोहर जी ने अपना घर तक बेच दिया था। छोटे बेटे राजवीर को भी विदेश से नौकरी का ऑफ़र आया था, पर उसने यहीं मम्मी पापा के साथ में रहने का फ़ैसला किया। राजवीर की भी अच्छी नौकरी लग गई थी। पूर्णिमा से शादी को कुछ महीने हुए थे और अब वह भी अपना फ्लैट लेने की सोच रहा था। पूर्णिमा और राजवीर फ्लैट देख रहे थे, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा था। काफ़ी महीनों ढूंढने के बाद उन्हें एक घर पसंद आया। फ्लैट के लिए पैसे देने थे। कुछ पैसे राजवीर ने अपनी सेविंग से लगा दिए और बाकी के पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था।
मनोहर जी भी पैसे देने की मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मनोहर जी की साधारण सी नौकरी थी। उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती थी और बाकी का सारा पैसा वह बच्चों की परवरिश में लगा चुके थे। राजवीर की मदद करने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं था। राजवीर ने लोन लेने के लिए आवेदन कर दिया, पर डाउन पेमेंट भी तो देना था। पूर्णिमा बोली, आप मेरे गहने गिरवी रख दीजिए, किराए में बहुत पैसा जा रहा है, इससे अच्छा तो हम यह पैसा अपने घर में डालेंगे। पूर्णिमा ने राजवीर से कहा, लेकिन तुम्हारे गहने में कैसे गिरवी रख दूं? तुम्हारे मम्मी पापा ने इतने प्यार से दिए हैं तुमको। पूर्णिमा, यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? मम्मी जी और पापा जी की भी कितनी इच्छा होगी अपना खुद का मकान लेने की। कितने साल उन्होंने किराए के मकान में ही निकाल दिए। आप क्या एक घर बनाकर भी उन्हें नहीं दे सकते? आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, फ़र्ज़ तो बनता है, लेकिन मैं उसके लिए तुम्हारे गहने गिरवी नहीं रख सकता हूँ पूर्णिमा। यह ठीक नहीं होगा। राजवीर के इस तरह मना करने से पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ करते हुए बोला, आखिर क्यों ठीक नहीं होगा? मैं भी तो इस घर की ही हूँ ना। आपका और मेरा एक ही सपना है। गहने तो हम बाद में भी छुड़ा लेंगे, कौन सा हम उन्हें बेच रहे हैं। घर एक बार बन जाएगा तो बन जाएगा। आखिर में पूर्णिमा राजवीर को मना ही लेती है। राजवीर फ्लैट बुक करा लेता है और कुछ महीनों बाद उसमें इंटीरियर करवा लेता है। मनोहर जी और राधिका जी को बहुत खुशी होती है कि उनके बेटे ने अपना घर ले लिया, पर उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि उनके बेटे बहू ने यह घर किसके लिए लिया है। फिर एक दिन गृह प्रवेश का दिन आता है। सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। तभी पूर्णिमा राधिका जी को कलश देते हुए कहती है कि मम्मी जी, आप यह कलश लेकर पापा जी के साथ घर में प्रवेश कीजिए। बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यह घर तो तुम्हारा और राजवीर का है। हमने तो उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके और पापा जी के आशीर्वाद से ही तो यह सब संभव हुआ है। मैं और राजवीर ये घर लेने की हिम्मत कर पाए हैं। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। यह फ्लैट तो हमने आपके लिए लिया है। आप हम दोनों के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि हम दोनों आपके साथ रहेंगे। यह सुनकर राधिका जी और मनोहर जी की आंखें भर आईं और आज उनको अपने बेटे बहू पर गर्व हो रहा था। बहू, मुझे माफ़ कर देना। मैंने हमेशा से तुम पर शक किया था। मुझे लगा था कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां सब एक जैसी ही होती हैं, जो अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती और हमें हर चीज़ के लिए तरसाएंगी। पर तुम तो सबसे अलग निकली। तुमने तो हमारा बुढ़ापा ही सुधार दिया। कावेरी जीजी और जीजा जी के पास इतना पैसा था, वह सब उनकी बहू ने धोखे से हथिया लिया और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया, जबकि हमारे पास तो बचत का 1 भी रुपए नहीं है। मेरे पास कोई गहना तक नहीं बचा, फिर भी तुम दोनों हमें इतना मान सम्मान दे रहे हो। मुझे तो लगा था तुम दोनों इस फ्लैट में रहोगे और हमें वहीं हमारे हाल पर छोड़ दोगे। मम्मी जी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने तो हमेशा आपको अपने मम्मी पापा की जगह देखा है। कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ता है या वृद्धाश्रम पहुंचाता है क्या? आपको मेरे व्यवहार से कभी ऐसा लगा क्या कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ जो मौसी जी के साथ हुआ है? मैं तो आपका और पापा जी का बस ध्यान रखती हूँ। और वह नेम प्लेट देखिए, इस पर पापा जी और आपका नाम लिखा हुआ है। नेम प्लेट देखकर राधिका जी को विश्वास नहीं हो रहा था। राधिका जी ने कहा,
जिस घर में तुम्हारे जैसी समझदार और सम्मान देने वाली बहू हो, वह घर तो वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा। जिस परिवार को ऐसी बहू मिल जाए तो किसी भी सास ससुर को कभी भी वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। मैं हमेशा ईश्वर को कहती थी कि मुझे बेटी क्यों नहीं दी, जो मुझे समझती, मेरे दर्द को महसूस करती, पर तुम तो मेरी बेटी से बढ़कर निकली। बेटी होती तो ससुराल चली जाती, पर तुम तो सदा मेरे साथ में ही रहोगी। पूर्णिमा दोनों के पैर छू लेती है और जोड़े में गृह प्रवेश का आग्रह करती है। राधिका और सुरेश जी गृह प्रवेश करते हैं और साथ में राजवीर और पूर्णिमा को बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, शादी के बाद लड़की का जीवन बदल जाता है, वहीं लड़के के माता पिता को भी काफ़ी बदलावों का सामना करना पड़ता है। बहू अच्छी आ जाए तो बुढ़ापा सुधर जाता है, वरना कई बहू तो सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचा ही देती हैं। थैंक यू। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।